और एक बेहद कामयाब G20 के बाद इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत और यूरोप को जोड़ेगा। अश्विनी वैष्णव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कैसे देशों को पास लाएगा, सामरिक तौर पर इसका महत्व और आर्थिक तौर पर इसका महत्व, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दे कि किस तरह से ये होगा, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका साइज और इम्पैक्ट ये क्या होगा। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अलाइंड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्लियर विजन रखा कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक शिपिंग और रेलवे के माध्यम से एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बने जिससे कि इन तीनों क्षेत्रों में नई अपॉर्चुनिटीज सबके लिए क्रिएट हो। ये किस तरह से कंसीव हुआ है कि भारत के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के पोर्ट्स, यहाँ से सीधा शिपिंग कनेक्शन बने मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में पोर्ट्स हैं, इनके साथ एक डायरेक्ट शिपिंग कनेक्शन बने और उसके आगे मिडिल ईस्ट में रेलवे का कॉरिडोर बने जो यूएई, सऊदी अरेबिया को जोड़ता हुआ आगे जॉर्डन से होते हुए यूरोप। इस तरह से यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनती है और ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यूरोप से जो रूट फॉलो होता है भारत के लिए, उसमें कई हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। और इसी रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर में एक और आयाम है कम्युनिकेशन का। एक बार रेलवे लाइन आती है तो उसके साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन का बड़ा कॉरिडोर बना सकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ वे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें बहुत एक हाई बैंडविड्थ का ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और फ्यूचर में इसके साथ ही साथ गैस की पाइपलाइंस भी बन सकती है। जी, तो इसमें शिपिंग भी है, इसमें रेलवे भी है। एक चाइना ने भी एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव शुरू किया था जो बहुत देशों को जोड़ता है, पर इसमें एक समस्या बहुत बड़ी थी कि एक कर्ज जाल में वो देश फंसते जा रहे थे। ये उससे कैसे अलग है और तमाम देशों की इसमें सहमति है और सभी देशों का इसके साथ भला होगा। BRI का एक तरह से एक जवाब है, ज्यादा सकारात्मक इनिशिएटिव है ये। अश्विनी वैष्णव जी, आपने एकदम सही कहा, ये एक सकारात्मक इनिशिएटिव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ये इस प्रोजेक्ट के कंसीव करने में, इस इनिशिएटिव के कंसीव करने के समय से प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा कि हमें हर देश की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। BRI में हमेशा एक टेक्नोलॉजी इम्पोज करने का, टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करने का और एक बहुत बड़ा कर्ज का भार, डेट का एक बहुत बड़ा बर्डन डालने का एक थॉट प्रोसेस होता था। उसके विपरीत भारत की जो सोच है, उस सोच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और इस सोच में सबको साथ लेके, सबकी सहमति से किस तरह से सबको अलाइन करे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आए, हार्मोनाइजेशन हो, उससे आगे बढ़ने की सोच है। इसीलिए उससे बहुत डिफरेंट है और इसीलिए आज सबकी सहमति इस प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी कामयाबी डिजिटल क्षेत्र में भी रही है। भारत जो है वो एक उदाहरण पेश कर रहा है दुनिया भर के लिए, कैसे डिजिटल माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी DPI, इसका क्या अर्थ है और कैसे इसके कई उदाहरण हम भारत में देखते हैं, चाहे वो UPI हो, वो कोविन हो, बहुत सारे इस तरह के ऐप जो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। पर इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, आर्थिक तौर पे कैसे जोड़ेंगे हम देशों को, भारत इसमें कैसे एक लीडरशिप की रोल निभा रहा है? आज सारी दुनिया भारत के इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तब बड़े बड़े भारत के विद्वान, डॉक्टर चिदम्बरम साहब जैसे विद्वान भी कहते थे कि भारत में डिजिटल की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, इतने कम समय में जो हमारे देश के सबसे वंचित नागरिक थे, उनको आज एम्पावरमेंट मिला है। उनके हाथ में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया भर के सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, हाई क्वालिटी, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ उनका जुड़ाव हुआ है। तो आज सारी दुनिया इस सक्सेस को देख रही है
और भारत की इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के तमाम देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है वन फ्यूचर अलायंस और फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग सिस्टम्स टू अडॉप्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इसके माध्यम से एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिससे कि भारत में बनी हुई इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के विभिन्न देश अडॉप्ट कर सके। और ऐसा नहीं कि केवल लो इनकम कंट्रीज ही इसको अडॉप्ट करना चाहती है, बड़े समृद्ध और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश भी भारत की इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपने अपने देशों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। आप देखिए भारत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पहले टेक्नोलॉजी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, आज हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी को डेवलप करके प्रूव करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आया है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो G20 में सबने स्वीकार की। अश्विनी वैष्णव जी, एक आखिरी सवाल के प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजी के काफ़ी पक्षधर रहे हैं, चाहे गवर्नेंस हो चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो। ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसका कुछ विस्तार के इसका रोड मैप क्या होगा, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ तब से बहुत सारे इनिशिएटिव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आए। अब अगर आपका प्रश्न ये है कि डिजिटल इंडिया में आगे क्या होने वाला है, तो अब इसमें और भी कई तरह के नए इनोवेशंस आ रहे हैं। डिजिटल क्रेडिट आपने सुना होगा, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आपने सुना होगा। इस डिजिटल क्रेडिट के माध्यम से छोटे से कस्बे में एकदम माइक्रो, बहुत ही छोटा काम करने वाला एक रेहड़ी पटरी, एक बिल्कुल रेहड़ी पटरी खोमचे वाले व्यक्ति को भी बड़े बैंक से अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जैसी उस व्यक्ति की ज़रूरत हो वैसा लोन मिल सके, अब उसके ऊपर काम हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, कितना बड़ा एम्पावरमेंट होगा, जिससे कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वही फैसिलिटीज़ मिले जो एक बड़ी उद्योग को मिलती है। इससे MSME सेक्टर में और हमारे सबसे छोटे से छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मेरा सवाल ये भी था कि क्या कोई रोड मैप है, ये जो G20 डिक्लेरेशन में जिस तरह टेक्नोलॉजी पे फोकस है, उसके लिए शॉर्ट रन या मीडियम टर्म कुछ ऐसा रोड मैप है कि ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे हासिल होंगे? और इतने तरह के हमारी जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, विविधता है, अलग अलग देश हैं, उनमें किस तरह से ये कोलैबोरेशन होगा? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस के माध्यम से होगा? भारत कैसे टेक्नोलॉजी इनेबलर बन रहा है दुनिया के लिए? हाँ, बहुत ही क्लियर एक रोड मैप इस डिक्लेरेशन के माध्यम से बना है। सबसे पहला बना है क्या, मान लीजिए कोई यूरोप का देश है, वो भारत की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स कॉमन होने चाहिए। दूसरा, लीगल पॉइंट्स पे हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन करने का एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। मान लीजिए UPI को यूरोप के किसी देश में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए कौन कंपनीज जाएंगी, किन लोगों के किन इंजीनियर्स को भेजना पड़ेगा जो कि वहाँ पे जाके डिज़ाइन कर सके, लीगल पॉइंट्स पे कैसे चेक करना पड़ेगा, इन सब का क्लियर फ्रेमवर्क बनाए। और उसी के लिए दो जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बने, पहला है फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग कॉमन सिस्टम्स, सेकंड वन फ्यूचर अलायंस। इनके माध्यम से दुनिया भर में भारत इन टेक्नोलॉजीज़ का इनेबलर बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए अश्विनी वैष्णव जी, बहुत धन्यवाद।